नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे दो तस्वीरें इस समय दिखाएंगे, एक बंगाल से और एक हैदराबाद से। दोनों ही जगह आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारी भीड़ है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी ने पुलिस एक्शन को, जो जिस तरह की हिंसा हुई थी उसे लेकर कई थानों का घेराव किया है। कोलकाता और कई शहरों में, बंगाल के कई शहरों में बीजेपी ने पुलिस एक्शन का विरोध किया है। और ये एक तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हैदराबाद से है और हैदराबाद में AIMIM नेशनल इंटीग्रेशन डे की तैयारियां एक तरह से कर रही है। हैदराबाद का भारत में विलय, उसको आप देखिए किस तरह से तिरंगे झंडों के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है हैदराबाद में। लेकिन ये पहली तस्वीर बंगाल की है, जहां पर बीजेपी में थाना घेरो प्लान बीजेपी का आगे चल रहा है। हिंसा को लेकर बीजेपी का सरकार पर हमला। बीजेपी ये कह रही है कि ममता राज में तानाशाही एक तरह से बंगाल में आ गई है। बीजेपी के कई नेताओं ने तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार की तुलना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से की है कि जिस तरह से वहां प्रजातंत्र नहीं है, उसी तरह से अब बंगाल में भी प्रजातंत्र ममता राज में खत्म हो गया है। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, पुलिस की एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। उसके अलावा भारी पत्थरबाजी हुई। इस पर टीएमसी नेताओं के बयान भी सामने आए थे। माथे के बीचों बीच गोली मार देने वाला बयान भी सामने आया था। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीजेपी अब पलटवार कर रही है उस पुलिस एक्शन के खिलाफ। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि न केवल तृणमूल कांग्रेस बल्कि न केवल पुलिस बल्कि पुलिस के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी पर वार किया था, ऐसा बीजेपी का दावा है। टीएमसी का कहना है कि जंगलराज बीजेपी लाने का प्रयास कर रही है, बाहर के लोगों को लाकर। लेकिन अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे समरकंद, उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय समरकंद में है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण बैठक के लिए। भारत की समिट लेवल पर यानी राष्ट्राध्यक्षों से अब बैठकें शुरू होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसमें रूस के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक होगी, ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भी। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बड़ी खबर बता दें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान ने आतंकवाद का राग अलापा और अपने आप को आतंकवाद का एक विक्टिम बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। शहबाज शरीफ ने आतंक से मिलकर लड़ने की बात कही है ये कि आतंकवाद के सबसे बड़े विक्टिम या शिकार वही लोग हैं। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक मुल्क ने आतंकवाद को धरती से, जड़ से खत्म करने की बात कही है। क्या इस पर कोई विश्वास करेगा? वो भी ऐसी परिस्थिति में जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि भारत ने भी कनेक्टिविटी के मुद्दों को उठाया। लेकिन चलिए, गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन गीता, सबसे पहले आप ही के पास मैं आऊंगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और किस तरह से प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी पर बल दिया और वहां पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है कि भारत के दो प्रतिद्वंदी देश, पाकिस्तान भी वहीं, चीन भी वहीं, बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो क्या निकल कर आ रहा है?
देखिए, बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ग्रुप फोटो के दौरान, चाहे वो मेंबर स्टेट्स वाला ग्रुप फोटो हो या फिर मेंबर्स प्लस पार्टिसिपेटिंग नेशंस, काफी कोल्ड थे, बहुत वार्म नहीं थे। वरना शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी आमने बिल्कुल साथ साथ खड़े थे, एक्सटेंडेड आउटरीच वाले जो फोटोग्राफ है उसमें। लेकिन फिर भी ना एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने, ना बातचीत की, तो काफी कोल्ड नजर आए। लेकिन अभी भी हमें डिटेल्स जो रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग में हुआ उसके डिटेल्स अभी तक बाहर निकल कर नहीं आए हैं। गौरव, इंतजार करना होगा देखने के लिए कि क्या कोई बातचीत हुई है इन दोनों लीडर्स के बीच में या नहीं। लेकिन अगर हम इन कंट्रोवर्सीज की बात करें और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखी कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अफगानिस्तान में जहां एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, वहां भारत अपना एड और असिस्टेंस पहुंचा नहीं पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रांजिट रोक दिया है और सामान अभी भी पाकिस्तान या बॉर्डर में पड़ा हुआ था। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न था, जिसका जवाब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने दिया ये बोल के कि पहले कनेक्टिविटी करिए फिर ट्रांजिट देखेंगे, यानी कि अफगानिस्तान के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो आपने उठाया वो है आतंकवाद को लेकर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो डेस्परेशन है वो नजर आ रहा है। एफएटीएफ से बाहर निकलना है, कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़े अगर कोई विक्टिम्स है टेररिज्म के, आतंकवाद के, तो वो पाकिस्तान खुद है, और इसलिए उन्होंने ये बात रखी। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मसूद अजहर को लेकर जो लड़ाई चल रही है, अब वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं रहा। आज वो लड़ाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है, जहां पे पाकिस्तान ने कहा है, क्योंकि वो एफएटीएफ से बाहर निकलना चाहते थे, कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, और उनके अपने दोस्त तालिबान ने उंगली उठाई पाकिस्तान पे, कहा न केवल वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के। गीता, रहिए मेरे साथ, आप बहुत महत्वपूर्ण बात हमें इस समय बता रही हैं और इसी पर मैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार को भी बुलाना चाहूंगा इस चर्चा में। एम्बेसडर सज्जनहार, पाकिस्तान एक तो हर जगह हाथ फैलाए रहता है, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब पहुंचे तो एक तरह से मदद की गुहार ही लगा रहे थे हर जगह। और डॉन में जो खबर छपी पाकिस्तान के अखबार में कि पाकिस्तान यह कह रहा है हम जहां जाते हैं लोग हमसे किनारा कर लेते हैं, क्योंकि हमको देखते ही लोगों को यह लगता है कि पाकिस्तान तो एक बार फिर पैसे मांगने आ गया है। उसके बावजूद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, अब अफगानिस्तान पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहा है। एम्बेसडर सज्जनहार जी गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये गुहार लगाई है जो हम विक्टिम हैं, हमने टेररिज्म से, आतंकवाद से हमको बहुत नुकसान हुआ है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 1 जनवरी 2018 को अपनी ट्वीट की थी, जो हमने आपको $33 बिलियन दिए हैं और उसके बदले आपने हमें, पाकिस्तान ने हमें केवल लाइज एंड डिसीट दिया है, हमको बेवकूफ बनाते रहे हैं। और तभी भी पाकिस्तान यही कहता रहा जो हम तो सबसे बड़े विक्टिम हैं, हमने अपनी पूरी धरती दे दी अमेरिका को अटैक्स लॉन्च करने के लिए। पर साथ साथ जिसे कहा जाए उसने तालिबान को भी वहां पर शय दी। तो इट इज हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर, उसकी बात है। और मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है जो शहबाज शरीफ ये कहेंगे, परंतु जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, ये कोई दुनिया इसका विश्वास नहीं करती है। दुनिया को मालूम है, अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें आइडेंटिफाइड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसमें 50% पर पाकिस्तान के से बिलोंग करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 50% से ऊपर पाकिस्तान में बिलोंग करती हैं। सही तो कहा ये तो जो जल दुआ जिस तरह से हम जमीनी स्थिति देखें, क्या 26/11 का आतंकी हमला हो या पठानकोट या पुलवामा या उरी, आपकी दृष्टि में, और आप क्योंकि एक तरह से चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जब आप रहे उस पूरे दौरान, तब से लेकर अब तक क्या पाकिस्तान ने कोई कदम उठाया है आतंकवाद के खिलाफ? जल साहब आप म्यूट पर हैं शायद। जल्दू आप म्यूट पर हैं। अब सुन सकते हैं आप मेरे? बिल्कुल तेज और स्पष्ट। या पाकिस्तान
जब उसको FATF की ब्लैक लिस्टिंग का डर होता है तो वो हमेशा कुछ कॉस्मेटिक कदम उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अब एक टेररिस्ट लीडर को हमने जेल में उसको अरेस्ट कर लिया है, और हम भी सब जानते हैं कि उनके वहां पर जो टेररिस्ट लीडर्स हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको कितनी छूट है और उनको कितनी सपोर्ट है। लेकिन जो आपने सेंटेंस कहा और जिस पे चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान हमेशा दुहार लगाता है कि हम टेरर के विक्टिम्स हैं, वो बिल्कुल ठीक है, टेरर के विक्टिम्स हैं क्योंकि उधर भी टेररिस्ट आ रहे हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है जी? वो जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने ये चीज शुरू की। अगर भारत अगर टेररिज्म का विक्टिम है, उसके लिए भी जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान कदम नहीं उठाना चाहता है, सिर्फ जैसे उन्होंने एक द रेजिस्टेंस फ्रंट लॉन्च किया, वो इसको ये दिखाने के लिए कि ये एक नया फ्रंट है, ये होम ग्रोन टेरर ग्रुप है, और ताकि वो एक ब्लैकलिस्टेड ग्रुप नहीं है, उसको ब्लैकलिस्टिंग करने में UN बॉडीज में टाइम लग जाएगा जी। तो ऐसे पैंतरे पाकिस्तान खेलता रहता है, लेकिन जेन्युइनली कहीं वो अपना ये ऐसे कदम नहीं उठाते हैं जिससे कि वो टेरर को बढ़ावा कम दें। जी गीता, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, एक रैट्स ग्रुपिंग भी है। इससे पहले मैं जनरल कुलकर्णी के पास आऊं, ये जो रीजनल एंटी टेरर फोरम है, इसमें क्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, क्योंकि वो जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद है वो खतरा भारत के लिए भी है, पाकिस्तान में भी एक वो खतरा बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान में भी है, और वो और देशों में फैलता जा रहा है। पाकिस्तान लेकिन गढ़ के रूप में निकल रहा है, चाहे वो चाइना के शिनजियांग में भी खतरा हो। क्या इस पर कोई चर्चा, इस पर कोई रणनीति? देखिए, जो रैट्स फॉर्मेट पे जो बातचीत होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहां पर हर मुद्दे पर बातचीत होती है। तो भारत की तरफ से गौरव हमेशा जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आप जो भी स्टेटमेंट देखेंगे भारत की तरफ से जब रैट्स की मीटिंग के बाद होते हैं, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत हमेशा कहता है कि भारत ने उठाया। लेकिन आपको जो SCO का फॉर्मेट है या SCO में जब मेंबरशिप हुआ, तब कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग था कि इस एक फॉर्मेट को आप द्विपक्षीय विवादों में विवादों को ओवरशैडो ना करने दे इस फोरम को। इसीलिए जब बातचीत आगे रखते हैं, बात आगे रखता है भारत अपनी, तो हमेशा कहता है कि आतंकवाद में कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते हैं, सबको खत्म करने की जरूरत है। और ये रिकग्निशन आपको गौरव आपने हमेशा देखा होगा, क्योंकि आप भी ट्रैक करते हैं, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता था इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात जब करते हैं, और किसी भी तरीके के आतंकवाद की जब बात करते हैं। चीन जो है वो जो डबल स्पीक आपको UN में नजर आता है, बाकी फॉर्मेट्स में नजर आते हैं, वो आपको यहाँ पर भी नजर आता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चीन यहाँ पर भी पाकिस्तान को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आतंकवाद पर इस बारी गौरव आउटकम डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट में क्या स्टेटमेंट होगा वो ज्यादा जरूरी होगा जानना और देखना। जो मंच पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया SCO का अपनी बात रखने के लिए, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत डिटर्मिन्ड है आतंकवाद से लड़ने के लिए, वो इसीलिए है क्योंकि डिटर्मिनेशन है FATF से के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए। और अफगानिस्तान का पैसा भी डीफ्रीज कराना चाहते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और ये दोमुहापन जो है, जनरल कुलकर्णी और गीता रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहां क्या बॉडी लैंग्वेज है उस कमरे के अंदर। आप ये देखिए ना, जितने देश वहां पर हैं उनमें 2 तो भारत के धुर विरोधी देश है, एक चाइना LAC पर जबरदस्त तनाव, एक पाकिस्तान जो इस समय क्योंकि कंगाली की कगार पर है, तो संभवतः आतंकवादियों को भी पैसा देने के पास उसके पास इस समय पैसे नहीं है, और इसीलिए आतंकवाद वो उतना ज्यादा नहीं फैला पा रहा है। लेकिन जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाथ फैलाए हर जगह घूम रहे हैं, चाहे बाढ़ उनके देश में आई हो, लेकिन पैसा मांग रहे हैं, और अपने देश में बता भी रहे हैं कि मैं जहां जाता हूं पैसा मांगने, लोग हमसे कन्नी काट रहे हैं, लोग हमसे किनारा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यहां पर अफगानिस्तान को ब्लेम भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान का पैसा डीफ्रीज भी कराना चाहते हैं जो अमेरिका ने ब्लॉक करके रखा है। आप पाकिस्तान की रणनीति को किस तरह से देखते हैं? हम उसके बाद चीन पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
पाकिस्तान गौरव हर हमेशा आतंक का सौदागर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान जिस प्रकार से बार बार इट यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरा विश्व जानता है, इस पे भी कोई शक नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है टेरर फंडिंग के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी। तो पाकिस्तान जो है अपने आप को फॉर स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान और यूजिंग मिलिट्री फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान ये हर हमेशा करता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने जिस सांप को पाला है, आज वही सांप जब उसको डसने के लिए आया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसने खड़ा किया है? पाकिस्तान ने खड़ा किया। किस सोच से खड़ा किया कि वो अफगानिस्तान में अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेने की कोशिश करेगा और तालिबान के साथ तालमेल में रहेगा। तो क्या हुआ? उसी ने उनके ऊपर हमला किया, उसी ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमला किया, उसी ने लाल मस्जिद पे हमला किया, उसी ने आज पाकिस्तान को डसना शुरू किया है। क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान जो है खुद अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो क्या मुस्लिम देश है या इस्लामिक रेडिकलाइज्ड देश है। अगर वो डिसाइड कर ले कि एक मुसलमान मुस्लिम देश है तो जरूर पाकिस्तान उभरेगा, अच्छा बनेगा। पर पाकिस्तान जो है जहाँ मिलिट्री और मुल्ला मिलिटेंसी जो है, इनका जो एक तरीके से एक दूसरे से मिलाप जो है, उसके कारण पूरे विश्व भर में पाकिस्तान जो है एक आतंक का सौदागर जाना जाता है, आतंक का गढ़ माना जाता है। और यही कारण है कि ओसामा बिन लादेन 700 गज की दूरी पर नहीं थे उनके मिलिट्री एकेडमी से। जवारी कहाँ है? इसका हकानी नेटवर्क। और अभी भी ज्यादातर आतंकवादी, जैसा एम्बेसडर सज्जनहार भी बता रहे थे, पाकिस्तान में ही पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, या पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई में घबरा रहा है। अरसे बाद आज दुनिया के 3 ताकतवर नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक छत के नीचे थे। मोदी पुतिन मुलाकात तो तय है, लेकिन शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर संशय, सस्पेंस अभी बना हुआ है। इसी तरह दिलचस्पी का केंद्र यह भी है कि आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ में किसी भी तरह की कोई भी क्या बातचीत हो। कोविड महामारी के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार अपने देश के बाहर कदम रखा तो समरकंद उनके भव्य स्वागत का गवाह बना। कोविड की वजह से वैश्विक कूटनीति में बैकफुट पर चल रहा चीन एससीओ मीट में क्या नई चाल चलेगा, इस पर सारी निगाहें टिकी हैं। सम्मेलन के पहले ही दिन जिनपिंग और पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे या नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस कायम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने समरकंद में होने वाले एससीओ सम्मेलन के नजदीक आते ही चीन को साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में तभी हिस्सा लेंगे जब वो एलएसी पर चीन अप्रैल 2020 की स्थिति में आ जाएं। भारत की इस मांग पर एससीओ बैठक से ठीक एक हफ्ते बाद एक्शन हुआ और 8 सितंबर को चीन ने अपनी सेना को एलएसी में पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटाना शुरू कर दिया। भारत को लेकर चीन की अपनी चिंताएं हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग की अगले महीने तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर ताजपोशी होनी है, इसलिए जिनपिंग भारत से तनाव कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एलएसी पर बनी ये सहमति मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के लिए काफी है। चीन के झुकने की अपनी वजह भी है, क्योंकि इसी साल जून में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन नहीं गए थे, जबकि कुछ दिनों बाद वो अमेरिकी अगुवाई वाले क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो चले गए थे। लिहाजा चीन नहीं चाहता था कि एससीओ सम्मेलन में मोदी की गैर मौजूदगी से इस संगठन के आपसी मनमुटाव का संदेश दुनिया में जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन भारत की बात मानने को मजबूर हुआ हो। इससे पहले 2017 में भी भारत ने चीन को कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समझौते के लिए चीन के शियामेन नहीं जाएंगे अगर डोकलाम में चीनी सेनाएं अपनी पहले की स्थिति में नहीं लौटेंगी। चीन ने भारत की बात मानी और मोदी ने ब्रिक्स समझौते के लिए शियामेन की फ्लाइट पकड़ ली। क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस को लेकर चीन अपने हित देखेगा और इस तरह भारत पर दबाव बनाने में वो नाकाम रहा है, क्योंकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आज दुनिया भर में मशहूर है, जिस वजह से मोदी को लेकर एससीओ में काफी उत्साह है। जिनपिंग से मोदी की मुलाकात पर सस्पेंस है तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय नहीं है। दोनों देशों के पीएम आखिरी बार 2015 में रूस के उफा शहर में मिले थे।
तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ थे। शरीफ को पीएम मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने की पाकिस्तान की आदत की वजह से इसके बाद दोस्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। पाकिस्तान इन दिनों बाढ़ से जूझ रहा है, उसे मदद की सख्त जरूरत है। समरकंद से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।